हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस के बारे में अंडर आईपीसी। चैप्टर 4 के अंदर ये आता है, सेक्शन 76 से 104 के अंदर ये कवर करा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एलएलबी कर रहे हो या फिर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी सेमेस्टर में हो, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी यूट्यूब पर, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ कवर करने वाला हूँ। जनरल एक्सेप्शन क्या होता है ये देखेंगे, केस वगैरह है तो वो देखेंगे, 76 79 किस बारे में बात करता है क्योंकि ये साथ में पढ़े जाते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओके, जनरल एक्सेप्शन। तो जैसे कि जनरल एक्सेप्शन जो है ये कंटेन करता है, चैप्टर 4 के अंदर आता है, 76 से 106 में यहाँ पर आपको जनरल एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। अब जनरल एक्सेप्शन करता क्या है? ये एक्सटिंग्विश करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी को। एक्सटिंग्विश क्रिमिनल लाइबिलिटी कैसे? मतलब अगर आपका केस अगर इन जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करता है तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखिए। आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इसमें एक हीरो है और एक विलन है। आपको दिख रहा होगा कि हीरो जो है चक्कू से विलन की गर्दन पर चक्कू मार रहा है और विलन के हाथ में गन आपको दिख रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा हीरो है वो यहाँ पर विलन को मार देता है। तो वैसे देखा जाए तो ये मर्डर है, बट क्योंकि अगर वो चक्कू नहीं मारता तो वो उसको गन से मार देता, तो ये जो है प्राइवेट डिफेंस है और ये फॉल कर जाएगा जनरल एक्सेप्शन के अंदर। तो जो हमारा हीरो है वो बच जाएगा, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये प्राइवेट डिफेंस के अंदर फॉल करता है कि अगर वो नहीं मारता तो वो उसको मार देता, तो ये एक प्राइवेट डिफेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि अगर आपका केस, कोई भी क्रिमिनल केस अगर जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है तो आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। अब ये होता क्या है, जनरल एक्सेप्शन जो है ये दीज आर रूल्स ऑफ एविडेंस कैरिंग कंक्लूसिव और रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन। अगर आपने सेक्शन 82 पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहां पर, या आप आगे हम पढ़ेंगे, इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे आगे और भी सीरीज और भी पार्ट्स में। तो सेक्शन 82 बात करता है कि 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मतलब कोई भी एक्ट करता है, भले ही से वो ऑफेंस क्यों ना हो, भले ही से वो किसी का मर्डर क्यों ना हो, उसको सजा नहीं होगी, ऐसा सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है, राइट? तो ये क्या है? ये कंक्लूसिव एविडेंस है, ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है कि इस पर फिर आप कुछ भी देकर प्रूव नहीं कर सकते इसको कॉन्ट्ररी। बट वैसे ही कहीं यहाँ पर रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन भी है, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन आपने खुद से किया या आपको दिया गया, आपको नहीं मालूम था, तो आप कॉन्ट्ररी प्रूव कर सकते हो। आगे हम सब पढ़ेंगे ये सब। तो ये डील करता है इन सर्कमस्टेंसेस से और जो क्रिमिनल लाइबिलिटी आपकी वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। अब अगर आपने सेक्शन 6 इंडियन पिनल कोड का पढ़ा होगा तो वहां पर बताया गया है कि जो डेफिनेशन जो इस कोड में दी है, जो भी प्रोविजन यहाँ पर दिए हैं, इन सबको पढ़ा जाए क्या ध्यान में रखते हुए? इन जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए। मतलब कोई भी डेफिनेशन आप आईपीसी के अंदर पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्सेप्शन है, अगर क्योंकि अगर कोई केस एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो जो भी फ्रेमर है, जिन्होंने भी ये कोड बनाया, आईपीसी बनाया, उन्होंने सारे जनरल एक्सेप्शन एक जगह पर रख दिए, जिससे हर पीनल प्रोविजन, हर डेफिनेशन के नीचे बार बार उनको एक्सेप्शन ना डालने पड़े। तो वो ये कहते हैं कि आप इनको ध्यान में रखते हुए पूरे एक्ट को पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर ये बता दो कि ये चैप्टर अप्लाई किस पर होता है? क्या ये सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस पर अप्लाई होगा जनरल एक्सेप्शन, या सब पर होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो है ये अप्लाई होता है नॉट ओनली जो ऑफेंसेस डिफाइंड है आईपीसी के अंदर, बट ऑल्सो ऑफेंसेस डिफाइंड बाय एनी लोकल लॉ या स्पेशल लॉ, कोई भी लॉ है आईपीसी के ये प्रोविजंस उस पर लगते हैं। तो आपको जो भी है पढ़ना है, आपको आईपीसी के जो ये जनरल एक्सेप्शन है, ये सिर्फ आईपीसी के ऑफेंसेस नहीं, अगर कहीं कोई दूसरे एक्ट में भी है तो आपको ध्यान में रखना है इन जनरल एक्सेप्शन को, ये सब पर अप्लाई होता है ये चैप्टर। देन अब हमने ये तो देख लिया कि अप्लाई कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, बट अब बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है कि कौन प्रूफ करेगा, कैसे होगा? अब इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, जो हमारा केस है कि हीरो यहाँ पर विलन को मार रहा है। अब सपोज करो हीरो विलन को मारा और ऐसे कुछ एविडेंसेस आ जाते हैं,
कोर्ट में केस जाता है, जब केस जाता है तो जो हमारा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है वो हीरो को बोलता है कि तुमने मर्डर किया है और हमारे पास चाकू बरामद हुआ है केस सीन से वहां पर, और आपके ऊपर ऐसे ऐसे एविडेंस भी हमको मिले हैं, लोग ने गवाही दी है। ठीक है, अब ये तो है, तो ये मर्डर का जो है केस चलता है, तो ये कौन प्रूव करेगा? कौन बोल रहा है कि आपने मर्डर किया है? प्रोसिक्यूशन बोल रहा है, तो प्रूव कौन करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, सामने वाले वकील के ऊपर है कि वो प्रूव करे मैंने मर्डर किया है। ठीक है, तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जनरल केस में किसके ऊपर होता है? जो भी केस लगाता है, मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो होता है उसके ऊपर होता है। बट अगर आप जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस लेना चाहते हो तो केस उल्टा हो जाता है। अब आप प्रूव करोगे, मतलब इस केस में हीरो प्रूव करेगा कि साहब मर्डर तो हुआ है बट ये मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला गया? हमारे हीरो के ऊपर चला गया बर्डन ऑफ प्रूफ, कि ये प्रूव करेगा कि क्यों इसने मर्डर किया या प्राइवेट डिफेंस के अंदर कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, एज अ जनरल रूल, बर्डन ऑफ प्रूफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज इज ऑन द प्रोसिक्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बात करता है कि हाउ एवर इन केस ऑफ जनरल एक्सेप्शन, ये रूल जो है रिवर्स हो जाता है, मतलब कि किसको प्रूव करना पड़ेगा? हीरो को प्रूव करना पड़ेगा। इसी बारे में सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी कुछ बोलता है कि अगर एक्यूज पर्सन क्लेम करना चाहता है, एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहता है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग जो है उसका केस फॉल कर रहा है, जनरल एक्सेप्शन लाइज अपॉन दी एक्यूज, एक्यूज के ऊपर लाई करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा इससे। चलिए आगे, इसमें केस भी है, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया कि जो एक्यूज प्ली कर रहा है, मतलब देखो कब बोलेगा हमारा हीरो कि भैया मैं एक्सेप्शन में फॉल कर रहा हूं? जब उसने मर्डर किया होगा, मतलब वो भी मान रहा है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर एक्यूज एक्सेप्शन लेना चाहता है, आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शन लेना चाहता है, तो ये प्रिजम्पशन होगा उसके अगेंस्ट कि उसके ऊपर ही बर्डन है वो प्रूव करे कि उसने जो है उसका केस जो है वो फॉल कर रहा है जनरल एक्सेप्शन के अंदर। चलिए रीड करते हैं। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ एन एक्यूज प्लीड एक्सेप्शन कंटेंट इन द आईपीसी, अगर एक्यूज एक्सेप्शन मांग रहा है आईपीसी के अंदर, तो ये प्रिजम्पशन है, देन देयर इज अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिम एंड द बर्डन टू रिव्यू दैट प्रिजम्पशन इज ऑन हिम। मतलब आपके अगेंस्ट क्या प्रिजम्पशन है? कि आपने मर्डर किया है। अब आपके ऊपर बर्डन है कि आप रिब्यूट कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्ररी प्रूव कर दो कि या तो आपका केस यहां पर इसके अंदर फॉल कर रहा है जनरल एक्सेप्शन के अंदर, आपने एज अ प्राइवेट डिफेंस में जो हुआ वो हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। देन प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एक आपको मालूम होना चाहिए प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, आपको प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है 100% ये प्रूव होना चाहिए कि भाई सामने वाला जो है गिल्टी है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक उसको गिल्टी, मतलब प्रूव पूरी तरीके से एविडेंस उसके अगेंस्ट ना हो तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक वो इनोसेंट है, जब तक प्रूव नहीं हो जाता कोर्ट में। इसलिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, मतलब ये 100% के आसपास होता है कि सारी पॉसिबिलिटी यही बोल रही है कि इसने क्राइम किया है, तो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। बट वहीं पर प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि 50 से 100% के बीच में, मतलब 50% से ऊपर आपने प्रूव कर दिया ना कि हाँ आपका केस जो है यहाँ फॉल कर रहा है या आपने ऐसा नहीं किया है, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रीड करते हैं। प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन का काम क्या है? जो सामने वाला वकील है वो प्रूव करेगा कि इसने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्राइम किया है, मतलब मर्डर किया है, कि इसका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता। बट डिफेंस के केस में क्या होगा? जो हमारा हीरो है अगर वो सिर्फ इतना प्रूव कर दे, उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना है, उसने अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा प्रूव कर दिया कि एक प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बन गई कि हाँ एक्यूज का जो केस है वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आ तो रहा है या आ सकता है, कुछ है यहां पर ऐसा, तो जो है काम बन जाएगा किसका? जो एक्यूज है हमारा, जो कि हीरो है। चलिए एक और केस है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने रंजितम वर्सेस
वसवराज AIR 2012 में कहा कि accused discharge his burden as soon as he proves the preponderance of probability of the existence of the circumstances bringing his case। अगर हमारा हीरो ये कुछ भी तरीके से थोड़ा बहुत भी प्रूव कर देता है कि उसका केस जो है जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, मतलब उसने प्रूव कर दिया प्रोपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट सर्कमस्टेंस हुआ था, उस कारण से हुआ, तो उसका काम बन जाएगा, ऐसा इस केस में बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब आते हैं हमारे सेक्शन 76 और 79 पे। 76 79 डील करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पहले तो आपको बेसिक बता दूं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्सक्यूज चल जाएगा, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब अगर आप इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है, अगर आप उस चीज में अगर आपको कुछ नहीं पता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो एक एक्सक्यूज चलेगा। बट आप कल को बोलो मर्डर करके कि भैया मुझे नहीं पता था कि आईपीसी के अंदर ऐसा कुछ है कि मर्डर करना गुनाह है या ऑफेंस है, वो नहीं चलेगा। क्योंकि ये प्रिज्यूम करती है हमारी गवर्नमेंट, ये प्रिज्यूम करता है कोर्ट कि सबको लॉ मालूम है, जितने भी लॉ हैं इंडिया के वो आप सभी को मालूम है, ऐसा प्रिजम्पशन है। चलिए इसको रीड करते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76 79 इनकॉर्पोरेट करता है लॉ रिलेटिंग टू मिस्टेक एज एन एक्सेप्शन। मतलब लॉ रिलेटिंग टू मिस्टेक जो है, मतलब मिस्टेक वगैरह है फैक्ट की, तो वो एक्सेप्शन है क्रिमिनल लायबिलिटी की, बट मिस्टेक टू लॉ नहीं। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अब कौन से प्रिंसिपल पर बेस करता है, तो इग्नोरेंसिया फेसिट डॉट एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूज है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है ये, आप चाहे तो मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हैं, आप अपने एलएलबी के एग्जाम्स में भी इस चीज को कोट कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, देन एवरीवन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ। हर किसी को ये माना जाता है कि लॉ मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन जो आपके बेरेट के अंदर दिया है वो क्या बोलता है। सेक्शन 76 बात करता है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो कि किया गया है एक पर्सन द्वारा who is और who by reason of mistake of fact। मतलब mistake of fact के अंदर, ना कि mistake of law के अंदर। mistake of fact के अंदर वो भी good faith में ये believe करते हुए कि वो bound है by law to do it। सेक्शन 76 बात करता है कि सामने वाला वो believe करता है कि वो bound है law द्वारा करने के लिए। 79 बात करता है कि वो believe करता है कि वो justified है by law किसी चीज को करने के लिए। दोनों पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से समझेंगे इसको। 76 बात करता है कि कुछ भी अपराध नहीं है अगर किया गया है अंडर द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बट वो गुड फेथ में होना चाहिए और वो बिलीव करता हो कि वो लॉ द्वारा बाउंड है इस चीज को करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 76 जो है एक्सक्यूज करता है पर्सन को फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, जो कि बाउंड है लॉ द्वारा करने के लिए कुछ, और गुड फेथ में वो करता है अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ये वो बिलीव करता है कि वो बाउंड है। ठीक है, 79 वहीं पर एब्सॉल्व करता है पर्सन को अगर वो जो है वो जस्टिफाइड बाय लॉ, अगर उसको ऐसा लगता है और वो करता है। तो दोनों को समझेंगे डिटेल में, एग्जांपल से समझेंगे। पहले एक केस देख लेते हैं, क्वींस वर्सेस टॉल्सन का केस है 1889 का, और मिस टॉल्सन को जो यहाँ पर है बाइगेमी का चार्ज लगाया गया था उनके हस्बैंड द्वारा। अब होता कुछ इस प्रकार है कि उनका हस्बैंड जो है कुछ लापता हो जाता है, बहुत टाइम तक ये ढूंढती हैं, उनको नहीं मिलता है, फिर ये दूसरी शादी कर लेती हैं। ठीक है, हस्बैंड कुछ टाइम बाद आता है, काफी सालों बाद, और फिर उन पर बाइगेमी का केस लगा देता है। बट यहाँ पर जो है कोर्ट जो है मिस टॉल्सन को छोड़ देती है, उनको कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, कोई उनके ऊपर जो बाइगेमी का अपराध है वो नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मतलब मिस टॉल्सन ने कोशिश की थी ढूंढने की उनके पति को, बट नहीं मिले, और जो उनकी दूसरी मैरिज हुई, बाइगेमी मतलब कि अगर आप एक से ज्यादा शादी करते हो तो बाइगेमी वगैरह उसको कहा जाता है, उसका ऑफेंस माना जाता है। बट यहाँ पर जो है उनके दूसरे पति को भी इस बारे में मालूम था कि उनका पहला पति था, और उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली, तो यहाँ पर जो है बोनाफाइड मिस्टेक थी फैक्ट के बारे में कि उनको नहीं मालूम था कि उनका पति जिंदा है, उन्होंने समझा कि मर गया और उन्होंने दूसरी शादी की। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पर उनको सजा नहीं हुई, वो लायबल नहीं हुई। आगे बढ़ते अब समझते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल से। 76 सेक्शन 76 को एक एग्जाम्पल समझेंगे, ये आपके बेरेट के अंदर भी दिया हुआ है
एक सोल्जर है वो फायर करता है मॉब पे, मतलब बहुत सारी जनता खड़ी होती है उस पर फायर करता है, किसके ऑर्डर पर? अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पर, इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, मतलब लॉ के अंदर अथॉरिटीज होती हैं, सब होता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही जो है उसका सुपीरियर ऑफिसर उसको ऑर्डर करता है और जो सोल्जर है वो फायर करता है मॉब पर। तो यहां पर बोला गया भैया कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया हुआ है, ठीक है, पहला। अब अरेस्ट अंडर अ वारंट इशूड बाय अ कोर्ट इज एन एक्ट प्रोटेक्टेड बाय दिस सेक्शन। अगर कोई अरेस्ट वगैरह कर लेता है, कोई वारंट इशू किया कोर्ट ने, और मान के चलो कोई दूसरे व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया गलती से यहां पर, तो सजा नहीं होगी क्योंकि वो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। सो व्हेन अ पर्सन एग्जीक्यूटेड द वारंट ऑफ अरेस्ट बाय अ बोनाफाइड मिस्टेक एंड अरेस्टेड द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत व्यक्ति को कर लिया, मतलब मान के चलो यहां पर कि कोई व्यक्ति जाता है शक्तिमान को अरेस्ट करने और गलती से गंगाधर को कर लाता है, बट यहां पर दोनों अलग व्यक्ति है। पहले मैं आपको बता दूं कि एक सीक्रेट है कि गंगाधर शक्तिमान यहां पर नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग व्यक्ति हैं। और शक्तिमान को पकड़ने जाता है, गंगाधर को अरेस्ट कर लेता है, तो यहां पर क्या माना जाएगा? यहां पर लाइबिलिटी नहीं आएगी, माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो गया भैया, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, तो उसको इस सेक्शन का बेनिफिट क्या होगा? मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 79 किस बारे में बात करता है? ये आपकी डेफिनेशन है बेरेट की, जो कि बात करता है कुछ भी अपराध नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है 76 और 79, बस जस्टिफाइड बाय लॉ का अंतर है। बोलता है कोई भी ऑफेंस नहीं है अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा कोई एक्ट किया जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, उसको लगता है, ठीक है, या फिर बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। गुड फेथ में वो ये बिलीव करता है कि मैं जस्टिफाइड हूं लॉ द्वारा, कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और वो अगर ऐसा कुछ करता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने देखा कि जेड जो है वो मर्डर कर रहा है, ठीक है, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। ए को लगता है कि जेड मर्डर कर रहा है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, ए जो है अपनी समझ के अनुसार गुड फेथ में क्या करता है, जो कि उसको लगता है, जैसे कि लॉ पावर देता है लोगों को कि अगर कहीं आपके सामने कोई अपराध हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, तो लॉ को, उसको क्या लगता है कि लॉ जो है, वो लॉ जो है पावर देता है कि हम ऐसा, अगर कहीं कोई मर्डर हो रहा हो तो हम उसको एप्रीहेंड करें, उसको एप्रीहेंड कर सकते हैं। तो ए क्या करता है, जेड को एप्रीहेंड कर लेता है, पकड़ लेता है, रोक के रख लेता है, जिससे वो उसको पेश कर सके प्रॉपर अथॉरिटी के समक्ष, उसके सामने पेश कर सके और उसको सजा हो। बट यहां पर ए नहीं जानता कि जेड जो है भैया वो तो प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा था, उसने सेल्फ डिफेंस में मारा है, मर्डर नहीं किया है। बट यहां पर क्या ए के ऊपर लाइबिलिटी आएगी कि उसने अप्रहेंड किया जेड को? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ही वॉज एक्टिंग अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि उसने मर्डर किया, बट एक्चुअली में वो सेल्फ डिफेंस था। क्यों उसने ऐसा किया? क्यों यहां पर उसको लाइबिलिटी नहीं होगी? क्योंकि उसने ये बिलीव था कि वो जस्टिफाइड है बाय लॉ, कि वो ऐसा कर सकता है, अगर कोई मर्डर कर रहा है तो रोकना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि 79 के अंदर उसको कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, इस एक्सेप्शन का फायदा वो उठा सकता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको जनरल एक्सेप्शन क्या है, प्रोपोनेंस ऑफ लाइबिलिटी क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है, केसेस जो हमने देखे वो समझ में आए होंगे, 76 समझ में आया होगा, 79 समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम स्पेशली आपके लिए इंडिविजुअल अगर कोई बोलेगा उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और एंड तक अगर आप सुने हैं इस चीज को, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। Thank you so much for watching this video. Please do like, subscribe and share our video. Thank you so much.